हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में जो पेपर हुआ था हिस्ट्री का, उसको डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है और हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पहले अली गुरशाब के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये जो 14वां है क्वेश्चन, यहाँ से आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अली गुरशाब जो है किस नाम से जाना जाता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही है। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। उसके बचपन का नाम अली गुरशाब था। उसके राजारोहण के साथ ही सुल्तान के साम्राज्यवादी युग का आरंभ हुआ, जिसने उसने सिकंदर ए सानी या सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी। इसका उल्लेख अपने सिक्कों पर वो करवाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित मुगल शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है उसमें बहादुर शाह आएंगे, फिर जहांदार शाह, फर्रुखशियर और फिर मोहम्मद शाह। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। व्याख्या देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके तीनों पुत्र मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ और उसमें बहादुर शाह यानी मुअज्जम जो है, मुअज्जम का ही नाम जो है बहादुर शाह होता है, वो विजयी होता है। उसके पश्चात क्रमशः निम्नलिखित शासकों का जो है शासनकाल रहा है। तो यहाँ पर शासन काल भी मेंशन किया गया है। तो बहादुर शाह जो हैं 1707 से 1712, जहांदार शाह 1712 से 1713, फर्रुखशियर जो है 1713 से 1719 और मोहम्मद शाह जो है 1719 से 1748 ईस्वी तक शासन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है। तो ए और आर देखना है। सबसे पहले इतिहास का संदर्भ विषय वस्तु और विचार प्रक्रिया से है। आर इसका तर्क दिया है। ऐतिहासिक चिंतन की विचार प्रक्रिया में प्रश्न करना, साक्ष्य जुटाना, साक्ष्य के स्वरूप का पता लगाना और अन्य द्वारा लिखित आख्यानों की मीमांसा करना सम्मिलित है। तो यहाँ पर जो सही है ए और आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या जो है वो भी सही है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उसकी व्याख्या देखते हैं। इतिहास अतीत में किए गए मानव प्रयास की अनुक्रमिक कथा है। इतिहास के आवश्यक अंग अतीत, सभ्य, युग, विषय वस्तु, घटनाओं का अनुक्रमिक प्रसार तथा विचार प्रक्रिया है। वर्तमान में जो भी अभी जीवित है इतिहास का विषय नहीं है। ऐतिहासिक चिंतन की विचार प्रक्रिया में प्रश्न करना, साक्ष्य जुटाना, साक्ष्य के स्वरूप का पता लगाना आदि को भी इतिहास में सम्मिलित किया जाता है। तो ये था ए और आर कथन की व्याख्या। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक इतिहासकार द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर सही नहीं कथन बताना है। पहला ऑप्शन है, उसे पाठ में वह परिवर्तित नहीं करना चाहिए जो लेखक द्वारा नहीं कहा गया है। प्रलेख की प्रत्यक्ष जांच से प्राप्त तथ्यों को तर्कना से प्राप्त नतीजों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। अगला है, यदि तर्कना में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो रचनात्मक कल्पना से निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए। तो जो कथन सही नहीं है वो सी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है, इतिहासकार को अविद्वान मानकर अन्वेषण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इतिहासकार द्वारा यानी जब वो लेखन कर रहा है उसमें सावधानी बरतनी चाहिए और कौन सा कथन सही नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। अगला है, यहाँ पर देखते हैं व्याख्या। एक इतिहासकार द्वारा अपनी किसी बात को रखने के लिए लेखक द्वारा जो नहीं कहा गया है उसे पाठ में प्रस्तुत
नहीं करना चाहिए। इसी के साथ उस विषय की प्रामाणिकता की जांच भी कर लेनी चाहिए तथा इसके निष्कर्ष को देखते हुए उस विषय को प्रस्तुत करना चाहिए। किसी विषय को रखने के लिए उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं पर संदेह की स्थिति में उससे निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है, कासिम खां को उसके सैन्य अभियंता के साथ साथ भवन निर्माता के रूप में प्रख्यात के कारण आगरा किले की इमारत का अध्यक्ष जो है वो चुना जाता है। अगला है, बाद में उसे आगरा किले का गवर्नर बनाया गया। अगला है, फादर मान से रेट टिप्पणी करते हैं कि उसे सफ़र मैना सैपर की साधारण स्थिति से उच्च प्रतिष्ठा तक उठाया गया था। और अगला है डी ऑप्शन, 1583 में अकबर ने शाही इमारत की देखभाल के लिए संयुक्त रूप से 8 लोगों की नियुक्ति की, जिसमें से एक कासिम खां थे। तो इसमें से विकल्प चुनना है कि कौन कौन से सही हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ए, बी, सी और डी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे व्याख्या देख लेते हैं इसकी। कासिम खां सब्ज जबर यानी वर्तमान अफगानिस्तान में मीर मुराद जुवेनी के पुत्र के रूप में विख्यात हुए। मुराद ने अकबर के पुत्र शाहजहां को तीरंदाजी सिखाई। इस्लाम खां चिश्ती के शासन काल में कासिम खां ने पहली बार बंगाल में खजांची यानी कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। आगे चलकर मुगल शासक जहांगीर ने उसे आगरा का सूबेदार नियुक्त किया। इसके पूर्व ही सैन्य अभियंता के साथ साथ भवन निर्माता के रूप में ख्याति के कारण आगरा किले की इमारत का अधीक्षक भी चुना जाता है। 1628 ईस्वी में शाहजहां ने इन्हें बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। 1583 में अकबर द्वारा बनाए गए शाही इमारत की देखभाल के लिए नियुक्त 8 व्यक्तियों में ये शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरा पाषाण कालीन स्तर पर एशुलियन औजार के साथ पशुपाद चिन्ह का एक समुच्च साक्ष्य मिलता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए। व्याख्या देखते हैं। पुरापाषाण संस्कृति के अवशेष जो हैं, यहाँ पर जो सही आंसर है वो है अतिपक्कम। ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब इसकी आगे देखते हैं व्याख्या। पुरापाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित शैलाश्रयों से प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण काल से संबंधित उपकरणों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमरुदे एवं अतिरिपक्कम से प्राप्त किए गए हैं। ये साधारण पत्थरों के कोर तथा फ्लैक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए हैं। इस संस्कृति के उपकरण क्लीवर एवं स्क्रैपर हैं। अतिरिपक्कम से ही एशुलियन औजार के साथ पशुपाद चिन्ह के एक समुच्च का साक्ष्य मिला हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है वो उपेंद्र सिंह की बुक से लिया गया है। अगला, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को ए और दूसरे को आर कहा गया है। पहला है, राजशेखर ने बाल रामायण शीर्षक एक नाटक लिखा। आर है, वह प्रतिहार राजा रामभद्र के शिक्षक थे। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, तो सही है।
और आर जो है वो गलत है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। राजशेखर गुर्जर वंशीय नरेश महेंद्र पाल प्रथम एवं उनके पुत्र महिपाल प्रथम के गुरु मंत्री थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्याशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश और हर विलास जैसे प्रसिद्ध जैन ग्रंथों की रचना की है। बाल रामायण नामक ग्रंथ में 10 अंक हैं, जिसमें सीता स्वयंवर से लेकर अयोध्या लौटने तक की राम कथा का नाटकीय वर्णन प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन है 1913 में किसने निम्नलिखित टिप्पणी की है। तो यहाँ पर एक टिप्पणी है जिसको बताना है कि किसने की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय नहीं कर सकता। यदि किसी भारतीय ने ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन शुरू किया होता तो भारत के अधिकारियों ने आंदोलन को अस्तित्व में ही नहीं आने दिया होता। उन दिनों राजनीतिक आंदोलन को लेकर इतना विश्वास था कि यदि कांग्रेस के संस्थापक एक अंग्रेज नहीं हुए होते तो प्राधिकारियों ने आंदोलन को कुचलने का तत्काल कोई रास्ता ढूंढ लिया होता। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। व्याख्या देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले एक स्वतंत्र सेनानी, समाज सेवी, विचारक एवं सुधारक थे। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने 1913 में कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय नहीं कर सकता, क्योंकि उनका मानना था कि उन दिनों राजनीतिक आंदोलन को लेकर इतना विश्वास था कि यदि कांग्रेस के संस्थापक एक अंग्रेज नहीं हुए होते तो प्राधिकारियों ने आंदोलन को कुचलने का तत्काल कोई रास्ता ढूंढ लिया होता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है सिकंदर का भारत से वापस, पारसिपोलस का दहन, सिकंदर द्वारा हिंदू कुश के पार पूर्वी ईरान पर विजय और सिकंदर के साम्राज्य का त्रिपेरेडिसस में विभाजित। तो यहाँ पर जो सबसे सटीक आंसर है वो है सबसे पहले बी है, पारसिपोलस को वो जलाता है, यानी बी ऑप्शन पहले नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद जो है सिकंदर के साम्राज्य का सिकंदर द्वारा हिंदूकुश के पार पूर्वी ईरान पर विजय। फिर उसके बाद जो है वो है भारत, सिकंदर का भारत से वापस जाना और फिर बाद है उसका विभाजन, यानी उसका जो साम्राज्य था उसके मरने के बाद उसका विभाजन हो जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पारसिपोलस ईरान के हकामनी साम्राज्य का एक श्रेष्ठ शहर व राजधानी थी। डेरियस प्रथम ईसा पूर्व 522 से 486 के काल में यह महान शहर था। सिकंदर ने इसी शहर को जलाने के साथ पूर्वी दिशा में विजयी अभियान प्रारंभ किया। अंततः ईसा पूर्व 327 ईस्वी में सिकंदर ने हिंदू कुश के पार पूर्वी ईरान पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। अपने सेना नायकों व विपरीत परिस्थितियों में सिकंदर ने ईस्वी पूर्व 326 में भारत से वापस जाने की योजना बनाई। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात ईसा पूर्व यानी 323 में बेबीलोन की त्रिपेरेडिसस में इसके साम्राज्य के विभाजन हेतु समझौता हुआ और आगे कई चरणों में जो है वो पूरा होता है। तो ये क्वेश्चन जो है कम से कम 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसी क्रम में पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आरंभिक 13वीं शताब्दी में बिहार और बंगाल को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा मोहम्मद बख्तियार खिलजी। तो यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद गौरी के सेनापतियों में बख्तियार खिलजी यानी गाजी इख्तियार ने पूर्वी भारत बंगाल बिहार तक अपने अभियान को चलाया। उस समय बिहार बंगाल क्षेत्र पर सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन और पाल वंश के शासक ने उसका विरोध किया। बख्तियार खिलजी ने
1198 ईस्वी में बिहार को जीत लिया तथा स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया तथा लक्ष्मण सेन को पराजित कर बंगाल बिहार क्षेत्रों को जीतकर एक प्रांत के रूप में संगठित किया। अगला है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल के कितने गणराज्य पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे जिन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा 18, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। व्याख्या देखते हैं। भगवती सूत्र जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें जैन धर्म के सिद्धांतों के अतिरिक्त स्वर्ण और नरक के विषय में विस्तृत जानकारी का विस्तृत जो है वर्णन किया गया है। भगवती सूत्र में 15 कर्म भूमि वर्जित है, 5 भारत, 5 ऐरावत, 5 महाविदेह कर्म भूमि में जन्म के साथ ही कुल कर व्यवस्था प्रारंभ हुई है, जिन्होंने समाज को मूलभूत अनुशासन के नियम सिखाए। भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल के 18 गणराज्य थे जो पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे। उन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।